अखंड ज्योति की भावी विधि व्यवस्था। गत अंक में आचार्य जी के आगामी कार्यक्रम तथा तपोभूमि एवं अखंड ज्योति की व्यवस्था के संबंध में चर्चा थी। परम पूज्य आचार्य जी जो सोचते हैं या आयोजन करते हैं उसमें कोई दैवी सूक्ष्म प्रेरणा सन्निहित होती है, इसलिए मैं उनके आदेशों में कभी ननुनच नहीं करती। पिछले सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ की घोषणा उन्होंने अचानक प्रातःकाल उठते ही कर दी थी। इससे पहले न किसी से पूछा, न योजना बनाई, न बजट बनाया, न यह सोचा कि इतने बड़े आयोजन को किस प्रकार पूर्ण किया जा सकेगा। जब उन्होंने घोषणा की तो इतने विशाल आयोजन और अपनी साधनहीनता की तुलना करते हुए मैंने उनके सम्मुख अपना संशय उपस्थित किया तो हंसकर बोले, जिसका कार्य है वह स्वयं जो इसे करा रहा है, स्वयं सारी व्यवस्था करेगा। हम लोग निमित्त मात्र हैं, अपना कर्तव्य करें, चिंता के झंझट में क्यों पड़ें। मेरे पास चुप होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न था। मन का संदेह बना रहा, भय, चिंता और परेशानी बनी रही। पर जब यह महान कार्य अभूतपूर्व सफलता के साथ संपन्न होते आंखों से देख लिया, तब पश्चाताप हुआ कि व्यर्थ ही मैंने आशंका और चिंता को इतने दिन मन में दबाए रहने का क्लेश उठाया। आचार्य जी की इच्छाओं और योजनाओं के पीछे जो शक्ति काम करती है वह गलत मार्गदर्शन नहीं करती। अभी जो योजना उन्होंने बनाई है उसके अनुसार 1 वर्ष में वे अपनी साधना और शोध को पूर्ण करने के लिए मथुरा से बाहर जाने वाले हैं। कितना समय लौटने में लगेगा इसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वह समय अभी अनिश्चित है। उनके कंधों पर यूं अनेकों उत्तरदायित्व हैं, पर मथुरा में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले उनके 2 ही कार्यक्रम हैं, गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति कार्यालय। इनकी उन्होंने व्यवस्था बनाई ही दी है। जिन आत्मदानियों ने अपने जीवन धर्म सेवा के लिए दिए हैं वे आचार्य जी के परखे हुए हैं। आत्मिक सद्गुणों की, व्यक्तिगत आदर्शवादिता की एवं सेवा भावना की दृष्टि से वे परम विश्वस्त लोग हैं। उन्होंने अब तक जिस लगन और निष्ठा का परिचय दिया है उसे देखते हुए उन्हें विश्वास हो गया है कि धर्म जागृति का, युग निर्माण का जो कार्य तपोभूमि में अपने कंधे पर उठाया है उसे वे पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ावेंगे। व्यवस्था की दृष्टि से संस्था का ट्रस्ट बना हुआ है, जिनके कारण किसी आर्थिक गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। आत्मदानी बच्चों की भावना एवं कर्तव्य परायणता को देखते हुए संस्था के संकल्प की पूर्ति में कोई शिथिलता आने पावेगी ऐसी संभावना नहीं है। इस निश्चिंतता के कारण वे धर्म प्रचार का, युग निर्माण का कार्य इन लोगों के कंधे पर डालकर संतुष्ट हैं। उन्हें उसके भविष्य के उज्जवल एवं आशाजनक होने का विश्वास है। अखंड ज्योति कार्यालय अभी तक तपोभूमि से अलग इसलिए रखा गया था कि आचार्य जी की चिरकाल में यह इच्छा रही है कि भारतीय महिला समाज में भी धर्म जागृति के लिए कुछ ठोस कार्य होने चाहिए। वे सदा से इस बात के पक्ष में रहे हैं कि पुरुषों और स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है और वह अलग अलग ही रहना चाहिए। दोनों क्षेत्रों को जब भी सार्वजनिक जीवन में इकट्ठा करने का प्रयत्न किया गया है तभी उसके दुष्परिणाम उपस्थित हुए हैं। वे मुझसे यह आशा रखते हैं कि मैं महिला समाज में धर्म जागृति का कार्य करूं। अपनी अयोग्यताओं के कारण मैं अब तक गिड़गिड़ाती रही। उधर आचार्य जी भी अपने विगत महापुरुष शरणों की पूर्णाहुति के 7 सूत्रों 7 वर्षीय कार्यक्रम में लगे रहे, इसलिए अभी तक उस दिशा में कुछ प्रगति न हो सकी। पर अब वे अपने साधना और शोध कार्यों के लिए बाहर जाने के पूर्व उस कार्य का भी शुभारंभ करना चाहते हैं। इसी योजना के आधार पर गायत्री तपोभूमि की भांति उन्होंने अखंड ज्योति कार्यालय का आगामी कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है, जिसकी कुछ चर्चा गत अंक में की जा चुकी है। अखंड ज्योति कार्यालय आचार्य जी के चिर स्वप्नों के अनुसार अब महिला समाज में धर्म जागृति का केंद्र बनने जा रहा है। साथ ही अपने विशाल परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कठिनाइयों के समाधान के लिए जिस आत्मबल तथा तपबल की आवश्यकता पड़ती रहती है उसकी उत्पत्ति एवं पूर्ति भी आवश्यक है। यह दोनों कार्य उन्होंने मेरे सामने छोड़े हैं।
इनको पूर्ण करने के लिए उन्होंने वह कार्यक्रम बनाया है जो गत अंक में छपा है। आचार्य जी चाहते हैं कि उनकी 30 वर्ष की कमाई का प्रतीक अखंड दीपक अभी 10 साल और जलता रखा जाए और 40 वर्ष का जो दीप अनुष्ठान होता है वह पूर्ण किया जाए। जिस प्रकार अखंड अग्नि की स्थापना पर उस अग्नि का भोजन यज्ञ रूप में नित्य होना आवश्यक है, उसी प्रकार अखंड दीपक के आगे भी उसका भोजन कम से कम 60 माला जप नित्य होना आवश्यक है। गायत्री तपोभूमि में अखंड अग्नि रहती है, वहाँ 1000 आहुतियों का हवन नित्य होता है। अखंड ज्योति कार्यालय में जो अखंड दीप जलता है उसके सम्मुख हम दोनों मिलकर कम से कम 60 माला जप अवश्य कर लेते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 लक्ष्य पुरस्चरण हम लोग अभी भी अवश्य कर लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व तक अकेले आचार्य जी अपना एक महापुरस्चरण एक वर्ष में स्वयं पूरा करते थे। जब उनके 24 पुरस्चरण पूर्ण हो गए और सप्तसूत्री कार्यक्रम की पूर्णाहुति में वे लगे, तब से हम और वह दोनों मिलकर एक वर्ष में एक पुरस्चरण पूरा करते हैं। इसी से थोड़ा आत्मबल तप बल उत्पन्न होता है, उसे वे परिवार के अनेकों परिजनों को पुण्य प्रसाद के रूप में दान करके उनकी भौतिक एवं आत्मिक प्रगति में, कष्ट निवारण में सहायता करते हैं। अब उनके बाहर चले जाने पर यह प्रक्रिया कैसे जारी रहे, इसके लिए उन्होंने अखंड दीप के आगे अखंड जप का आयोजन किया है। उनके शरीर द्वारा 60 माला के जितना तप बल उत्पन्न होता था, अब उनके अभाव में उतना तप बल तभी उत्पन्न हो सकेगा जब अखंड जप जारी रखा जाए। यह कार्य कैसे हो? गत अंक में इसका कुछ साफ स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। विचार विनिमय के लिए वह बात रोक ली गई थी, पर अब उसका निर्णय हो गया है। यह अखंड जप कुमारी कन्याओं द्वारा पूर्ण होगा। गायत्री अनुष्ठानों की पूर्णाहुति में कन्या भोजन का स्पष्ट विधान है। इस उपासना में कन्याओं को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। वैसे भी ब्राह्मण के समान ही हिंदू धर्म में कन्याओं का पूज्य स्थान है। गौ के समान ही कन्याएं भी पूजनीय मानी गई हैं। उनके धर्म तत्व सबसे अधिक होता है। तपस्वी और नैष्ठिक ब्राह्मणों के अभाव में यदि धर्म कार्य के उपयुक्त किसी का नंबर आता है तो वह कन्या ही है। चूंकि न तो आप सच्चे नैष्ठिक ब्राह्मण दृष्टिगोचर होते हैं और न मेरे कंधे पर रखी गई महिला जागृति योजना में उनके प्रवेश का तालमेल बैठता है। इसलिए यही उचित था कि अखंड जप कुमारी कन्याओं द्वारा संपन्न हो। आगामी 10 वर्ष तक यह अनुष्ठान जारी रखने का आचार्य जी का मेरे लिए आदेश हुआ है। तब तक खंड जप के चालू रहने पर 24 लक्ष्य के 24 पुरस्चरण पूर्ण किए जाने हैं। अभी इतनी ही योजना है। 12 कन्याएं 2-2 घंटा प्रतिदिन जप करके 24 घंटे का अखंड जप पूरा कर लेंगी। इस व्यवस्था के अनुसार 24 महापुरस्चरण 10 वर्ष में आसानी से पूरे हो जाएंगे। इतना तो होना ही है, पर मेरी इच्छा है कि बढ़े हुए गायत्री परिवार की अधिक सेवा सहायता हो सके तथा धर्म सेवकों को अधिक प्रेरणा मिल सके। इसके लिए 24 महापुरस्चरण ही काफी नहीं है, उनकी संख्या 108 की जाए। यह भोज काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी 24 पुरस्चरण पूरे करने के लिए 12 कन्याओं की योजना ही बनाई गई है। आगामी वसंत पंचमी से यह अखंड पुरस्चरण जारी होगा। 12 वर्ष से अधिक आयु की जो कुमारी कन्या इसमें भाग लेना चाहें, उनके अभिभावक उन्हें उस समय तक प्रसन्नता पूर्वक मथुरा पहुंचा दे। उनके शील, स्वास्थ्य एवं स्नेह तथा सब प्रकार की देखरेख वैसी ही की जाएगी जैसे कोई माता अपने पेट से उत्पन्न हुई लड़कियों के लिए कर सकती है। सभी कन्याओं के लिए साधकों जैसे भोजन वस्त्र का यहाँ प्रबंध रहेगा। हर कन्या को उसकी वर्तमान शिक्षा से आगे की शिक्षा का भी प्रबंध रहेगा। 2 घंटा जप के अतिरिक्त शेष सारा समय उसके पास बाकी है, इसमें उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी पाठ्यक्रम का आधार यहाँ की शिक्षा में न रखा जाएगा। वह शिक्षा पद्धति नारी को आदर्श नारी, धर्मपरायण नारी बनाने के लिए न तो उपयुक्त है न आवश्यक। उसे पढ़कर जो प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें लेकर वे नौकरी कर सकती हैं,
पर उन आदर्शों एवं सद्गुणों से वंचित ही रह जाती हैं जो भारतीय नारी की महानता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैं उसी शिक्षा व्यवस्था का आयोजन करने का प्रयत्न करूंगी जिसके आधार पर यहाँ से जाने के बाद कन्याएं सच्चे अर्थों में गृह लक्ष्मी सिद्ध हो सकें। उन्हें पढ़ाने लिखाने पर जितना समय लगाया जाएगा उतना ही उन्हें आदर्शवादी, कर्तव्यपरायण, सेवाभावी, सहनशील, शिष्ट, नम्र, सुशील एवं सच्चरित्र बनाने पर लगाया जाएगा। उन्हें सफल गृहिणी, गरीब घर में भी जाने पर भी वहां स्वर्ग का साम्राज्य उत्पन्न करने वाली गृहलक्ष्मी बनाने के लिए प्रधान रूप से ध्यान दिया जाएगा और यही यहाँ की शिक्षा का उद्देश्य होगा। इसके फलस्वरूप कन्याएं अपने भावी जीवन में सुख शांतिदायक दिव्य परिणामों की आशा कर सकेंगी। उन्हें उत्तम घर वर मिलने में चिर सुहाग की प्राप्ति, सुसंगति एवं पारिवारिक जीवन में सुख शांति का आधार ऐसी साधनाओं से बहुत कुछ संबंधित रहता है। इस उपासना में लगा हुआ कन्याओं का समय उनके भावी जीवन के लिए एक देवी वरदान सिद्ध हो सकता है। महान नारियों के चरित्रों का यहाँ के पाठ्यक्रम में प्रधान स्थान रहेगा। रामायण अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य रक्षा, शिशुपालन, गृह व्यवस्था, घरेलू अर्थशास्त्र, संगीत और सिलाई कढ़ाई शिक्षा के प्रमुख भाग रहेंगे। भाषा, व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल आदि अन्य आवश्यक विषय भी रहेंगे। प्रत्येक कन्या की वर्तमान शिक्षा जहाँ तक है वहाँ से आगे की बात उसे बताने के लिए हर कन्या का शिक्षण पृथक पृथक भी रहेगा, पर साधारण सदाचार और धर्म शिक्षण एक ही होगा। इस प्रकार न केवल शिक्षा के आधार पर वरन गायत्री उपासना के पुनीत तप द्वारा उनमें वह तत्व उत्पन्न करने का प्रयत्न होगा कि वे किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे करने वाली भारभूत नारी न रहकर पार्वती, सावित्री, अनुसूया, सीता, गांधारी, कौशल्या, देवकी, शैव्या, दमयंती, पद्मनी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई की प्रतिमूर्ति बन सकें। अपना जीवन धन्य बनाते हुए संसार के इतिहास में उज्जवल उदाहरण उपस्थित कर सकें। आगे चलकर इस शिक्षा व्यवस्था का बड़ा रूप बन सकता है। इन्हीं आदर्शों को लेकर एक बड़ा नारी विद्यालय चल सकता है। देशव्यापी नारी उत्थान के कुछ अन्य ऐसे कार्यक्रम बन सकते हैं जिनके अनुसार स्थान स्थान पर महिलाएं जाकर स्त्रियों के शिक्षण शिविर चलावें और उन्हें सफल नारी की स्थिति तक पहुंचाने का प्रयत्न हो। यह बातें आगे की हैं, पर उनमें वह सब स्वप्न सन्निहित हैं जो आचार्य जी नारी जागरण के लिए देखते रहते हैं। आगे क्या रूप बनेगा यह समय ही बतावेगा, पर अभी तो उसका आरंभ अखंड जप के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है। उसमें 12 कन्याओं की आवश्यकता होगी। जो सज्जन अपनी कन्याएं भेजना चाहें वे इसके लिए पत्र व्यवहार कर लें। कम से कम 6 महीने के लिए आना आवश्यक है। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याएं नहीं ली जावेंगी। अखंड ज्योति के संपादन के बारे में यही है कि मैं अपनी स्वल्प योग्यता को जानती हूँ, उससे चिंतित भी हूँ, पर जो कार्य सौंपा गया है उसे ईश्वरीय आदेश मानकर शिरोधार्य करना ही ठहरा। युग निर्माण के लिए, समाज सेवा और धार्मिक क्रांति के लिए जीवन यज्ञ का एवं गायत्री परिवार से संगठन के लिए गायत्री परिवार पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। उसे आत्मदानी बच्चे उत्साहपूर्वक चला रहे हैं। अखंड ज्योति का उद्देश्य अध्यात्म और साधना है। वह उत्तराधिकार मेरे कंधे पर आता है तो उसे भी आचार्य जी के आशीर्वाद और पाठकों के सद्भाव पर विश्वास करते हुए मुझे किसी प्रकार शिरोधार्य करना ही है। अध्यात्म क्षेत्र के अविकारी पात्रों से भविष्य में अखंड ज्योति के उपयुक्त लेख बराबर भेजते रहने और उनकी परंपरा को यथावत बनाए रखने का आचार्य जी स्वयं प्रबंध कर रहे हैं। वे स्वयं भी अब तक प्रकाश में न आए हुए गायत्री विज्ञान के अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ विश्वामित्र कल्प में सन्निहित तत्व ज्ञान पर प्रकाश डालने वाली एक लेखमाला इसी जनवरी से आरंभ करेंगे और वे कहीं भी रहें हर महीने अध्यात्म विज्ञान के सूक्ष्म तत्व ज्ञान पर प्रकाश डालने वाला एक लेख देते रहेंगे। विश्वामित्र कल्प एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसके एक एक श्लोक में रहस्यमय भंडार भरा हुआ है। इस पर आज तक कोई भाष्य नहीं हो सका। उसका प्रत्येक मंत्र गायत्री उपासकों के लिए एक पहेली बना हुआ है।
इसके रहस्यों का उद्घाटन दक्षिणी मार्गी एवं वाम मार्गी साधना क्षेत्र में एक आश्चर्य ही माना जाएगा। इसी जनवरी से वह लेखमाला चल पड़ेगी एवं आचार्य जी के सुविज्ञ सहचरों के लेख अखंड ज्योति में आने लगेंगे तो मेरा संपादन कार्यभार बहुत कुछ सरल हो जाएगा। यूं अखंड ज्योति अब भी आध्यात्मिक है। अध्यात्म विषय रूखा होता है, उसमें सबकी रुचि नहीं होती। आगामी योजना के अनुसार तो वह और भी अधिक आध्यात्मिक हो जाएगी। ऐसी दशा में जिनकी अभिरुचि इस मार्ग में कम है या जो मनोरंजन के लिए अखबार खरीदते और पढ़ते हैं, उनके लिए वह और भी अधिक रूखी हो जाएगी। ऐसी दशा में ग्राहक संख्या आपकी अपेक्षा उसकी और भी घटेगी। यह बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक होगा कि आगे से अखंड ज्योति के ग्राहक वे ही रहें जो अध्यात्म मार्ग के सच्चे जिज्ञासु हैं। मनमौजी लोग इसकी सदस्यता छोड़ दें। उनके कारण यहाँ की व्यवस्था में भी बड़ी गड़बड़ी पड़ती है। हर साल ढेरों ग्राहक टूटते बढ़ते हैं। इस झंझट में ढेरों पत्रिकाएं अधिक छप जाती हैं जो बेकार जाती हैं। कभी कभी कोई अंक कम पड़ जाता है और ग्राहकों को शिकायतें करनी पड़ती हैं। मेरी अनुभवहीनता की स्थिति में वही उपयुक्त होगा कि अगले वर्ष से पाठकों में से केवल वे ही ग्राहक रह जावें जो हर साल उथल पुथल ना किया करें। चंदा उनका देर सवेर में आवे तो भी पत्रिका भेजना उनके लिए बंद ना करना पड़ा करे। ऐसी ही स्थिर चित्त के ग्राहक अब अभीष्ट होंगे। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती आदि बहाने बताकर कई ग्राहक अपनी आध्यात्मिक अरुचि के कारण सदस्यता छोड़ देते हैं। इस उथल पुथल में पते छप नहीं पाते, हाथ से लिखे जाते हैं। उनमें भूल रहने से किसी किसी के अंक भी गुम होने की संभावना रहती है। अगले वर्ष जनवरी से स्थायी ग्राहकों के पते छपा लिए जाएंगे और यह आशा की जाएगी जो थोड़े बहुत ग्राहक रहें वे स्थिर मति और व्यवस्थित रुचि के हों। इस दृष्टि से अखंड ज्योति के वर्तमान ग्राहकों से यह अगले वर्ष में अपने ग्राहक रहने न रहने का निश्चय सूचित कर दें ताकि जनवरी का अंक उतनी ही संख्या में छपाने और वे सब पते छपा लेने का प्रबंध कर लिया जाए। चंदा आगे पीछे भी भेजा जा सकता है पर सदस्यता के स्थायी होने की जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। इससे एक बहुत भारी कठिनाई का हल हो जाएगा। पाठक अनुग्रह पूर्वक अपने निश्चय की सूचना इसी मास देने की अनुकंपा कर सकें तो इससे मेरे कंधे पर आई हुई अनेक नई जिम्मेदारियों में से एक के हल्का करने का बड़ा उपकार होगा। पत्र व्यवहार में उसी प्रकार अपना पता हिंदी भाषा में स्पष्ट अक्षरों में अपने ग्राहक नंबर समेत लिखने की कृपा किया करें तो यह भी मेरे लिए एक बड़ी सुविधा की बात होगी। अखंड ज्योति का महान मिशन गत 20 वर्षों में बहुत कुछ कार्य कर चुका, उसे सफल कहा जा सकता है। आचार्य जी के कार्य सफल रहे हैं, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। अब इस मिशन का उत्तरार्ध मेरी अयोग्यता और अनुभवहीनता के कारण लड़खड़ा सकता है, असफल हो सकता है। इन कठिन घड़ियों में परिवार के परिजनों का स्नेह, सद्भाव एवं सहयोग अभीष्ट है। परिवार के सदस्यों को आचार्य जी तो अपना बंधु, आत्मीय और स्नेह भाजन मानते रहे हैं। कुछ गुरुजनों को छोड़कर शेष के प्रति वे पुत्र भाव रखते हैं। मेरी भी स्वाभाविक मातृ ममता वैसी ही रहेगी। इन परिवर्तन की घड़ियों में परिजनों के प्रति असीम मातृभाव रखते हुए उनसे भी ममता एवं आत्मीयता की आशा रखूंगी। उस भारी उत्तरदायित्व को निभाने में माता की कृपा, श्री आचार्य जी के आशीर्वाद के बाद स्वजनों के सद्भाव को ही प्रमुख आधार माना है। यह आधार दुर्बल साबित न होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अखंड ज्योति, नवंबर 1959, पृष्ठ संख्या 2, 3, 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।